हाय बच्चों, आज हम लोग गाला पेपर 4 बेसिक मैथ्स का सॉल्व करने वाले हैं। तो जो पहला पार्ट है, सेक्शन है, पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है इसमें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x - 2y एंड y एक्सिस। ठीक है, तो एक लाइन है, पहला क्वेश्चन, एक लाइन है 3x - 2y = 6। ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, बोला है इस लाइन का इंटरसेक्शन बनाना है वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस के साथ यहाँ 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 कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है। मान लो कहीं पे मैं बना दिया ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन मान लो ऐसे ही जा रही है, 3x - 2y = 6। बोलता है वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो अपनी वाई एक्सिस वाली लाइन है, इसका भी तो इक्वेशन होता है ना, हर लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है ना, तो ये वाई वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर कहीं भी चलो एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका इक्वेशन क्या बन गया, x = 0। ठीक है ना, यानी x = 0। तो बोला है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक बात तो पक्की है, इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू तो 0 रहने वाली है। अब y की वैल्यू पता नहीं, तो यहाँ से अपना सी ऑप्शन तो चला गया और ए ऑप्शन तो चला गया। ले दे के बचा क्या, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब क्या करने का, ये लाइन, ये वाली लाइन जो दी हुई है, और जो x = 0 जिस पे लिखा या जिसको y एक्सिस बोल रहे हो आप लोग, ये लोग यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यानी ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी x की वैल्यू आप 0 इसमें पुट कर सकते हो। जैसे x की वैल्यू इसमें 0 डालोगे आप, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। 0 - 2y = 6, तो -2y = 6, तो y = 6/-2, तो y की वैल्यू आ गई -3। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी लाइन कहीं इधर से जा रही है, लाइन कहीं यहाँ से जा रही है। ठीक है ना, तो हमने फील लेने के लिए, हमने इसको खाली फील लेने के लिए यहाँ बनाया था। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले, खासकर तो स्टैंडर्ड वाले, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x x² + 5x + 5 = 0 का डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो ए अपना 1 है, बी अपना 5 है और सी अपना 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 4a × c, ये हो गया 25। 4 × 1 × 5 यानी 20, 25 - 20 यानी 5। तो अपना आंसर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हम नेक्स्ट काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस 5 दे दिया, यानी डी की वैल्यू आपकी 5 दे दी गई है। बोला 8 18 - 8 13 ढूंढो। क्या बोला है, A18 - A13 ढूंढो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, A18 की वैल्यू इसमें लिख देता हूँ, माइनस A13 की वैल्यू मैं इसमें लिख दूंगा। ठीक है ना, यहाँ से A18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 17D, और यहाँ से A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 12D। अब मैं साइन अंदर लेकर जाऊं, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का साइन अंदर जाएगा, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से ए से ए कट गया, 17D - 12D, यानी 5 × D। 5 × D की वैल्यू ऐसी 5 दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 × 5 25। अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। फिर नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम अपना है, तो ताकि फील आए आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का सम है ये। क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए हम सर्कल पहले बना लेते हैं। ये रहा सर्कल। ठीक है, अब दिया हुआ है वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक एंड पॉइंट, मान लो ये सेंटर है। सेंटर कहाँ पे दे दिया है, सेंटर इज एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0, 0, ये इसका सेंटर हो गया, बराबर। अच्छा, इसका एक एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट जो ए है वो कितना दे दिया, 3, -2। बोले देन द अदर एंड ऑफ अ डायामीटर हैज डैश कोऑर्डिनेट। दूसरा एंड क्या होगा, ये दूसरा जो एंड है मान लो वो बी है, तो बोला बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट मुझे पूछा हुआ है। तो मान लो कि ये x1 है, ये y1 है, यहाँ पे x2 आएगा और यहाँ पे y2 आएगा। सी आपको नहीं लगता, सी तो सेंटर है ए बी का, और ए बी क्या है अपना, ए बी है अपना डायामीटर। ठीक है ना, तो सी क्या हो गया, मिड पॉइंट पे आ जाएगा, सी आ जाएगा मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, सी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू हम कैसे ढूंढते हैं, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2
अपॉन 2। लेकिन इस केस में अपने को c की वैल्यू पता है, c की वैल्यू 0,0 है, ठीक है। x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू नहीं पता, अपॉन 2, कॉमा y1 मेरा -2 है, y2 मुझे नहीं पता, अपॉन 2। मैं x वाले पार्ट को x के साथ कंपेयर करूंगा और y वाले पार्ट को y के साथ। तो ये वाले पार्ट को अगर मैं x के साथ कंपेयर करूं तो जो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू 3 प्लस x2 -3 इक्वल टू x2। मेरे x2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3। मैं y2 ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरा बी ऑप्शन तो चला गया और सी ऑप्शन तो चला गया है, यानी मेरा आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। अब मैं वापस से y वाले पार्ट को कंपेयर करता हूँ, उसी तरीके से 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, -2 प्लस y2, -2 इस तरफ आ गया तो +2 बन गया, y2 की वैल्यू आ गई 2, तो -3,2 अपना आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू बता दो, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ, tan 30 की जगह 1/√3, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। 1 प्लस 1/3 होता है, 1 प्लस 1/3 होता है, एलसीएम लूंगा तो 4/3। अब आपको पता होगा a अपॉन बी के नीचे c अपॉन डी होगा, ऐसा कभी होगा तो ये d कहाँ चला जाएगा, a के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा, और b कहाँ चला जाएगा, c के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे 3 किसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 के पास। 3 कहाँ, √3 किससे आके मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ, ये हो जाएगा 2 तो 3/2√3। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन तो sin 30 cos 30 tan 60 ऐसा सब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मेरा आंसर क्या है, 3/2√3। ठीक है ना, एक 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, तो ये तो ये कट गया, तो √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, sin 60 √3/2 ही होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का समय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन की वैल्यू दे दी है 16 और ये सारे ऑब्जर्वेशन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6,7,x-2 x, 17, देखो मीडियन मिलता है कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। क्या करने का, मीडियन का मतलब ही होता है मिड, मिड यानी बीच में, ठीक है ना, मिडल में। ठीक है, तो एक नंबर यहाँ से काटने का, 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 जो बीच में बचता है वो मीडियन होता है। लेकिन यहाँ पे 2 लोग बच गए, जब 2 लोग बचते हैं तो मीडियन कैसे निकलता है, दोनों नंबर को ऐड करने का और डिवाइड बाय 2 कर देने का, ये आपका मीडियन बन जाता है। मीडियन इस तरीके से मिलता है। अगर मान लो सिंगल ही नंबर बचता है, मान लो एक्स कट जाता है, एक ही बचता है ना, तो आपका मीडियन x-2 हो जाता है। लेकिन अगर कभी भी 2 लोग बच गए तो आपका मीडियन 2 नंबर जो है दोनों का ऐड करके अपॉन 2 करना है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बोल दिया, मैं मीडियन की वैल्यू बता देता हूँ, मीडियन की वैल्यू कितनी दे दिया उसने, 16। यहाँ पे x प्लस एक्स ऐड होकर 2x बन गया, अपॉन ये 2 डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 बन जाएगा, -2 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे पता चल गया कि 34 इक्वल टू 2x, तो x हो जाएगा 34 अपॉन, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, मुझे x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू आ गई 17, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए, ये स्टैटिस्टिक्स का सम है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पूछा है ये जो नंबर है वो रैशनल है कि इरेशनल, इरेशनल है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले तो हम इरेशनल, रैशनल और नेचुरल समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो होता है जो नेचुरली स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6,
ये सब रैशनल नंबर है। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल वो होता है जो रूट वाले नंबर होते हैं, लेकिन जिसका रूट नहीं निकलता नहीं है, जैसे कि 2, जैसे कि 3। रूट 4 नहीं आएगा, रूट 4 नहीं आएगा, रूट 4 का आंसर 2 आता है, तो ये रैशनल हो जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 नहीं आएगा, रूट 10, ऐसे लोग को इरेशनल कहते हैं। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, ये सब इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, मतलब अच्छे अच्छे नंबर, पॉइंट वाले नहीं, ठीक है ना। तो हमको इसका आंसर पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया √2 - √3, √3, √2 - √3 और √3 प्लस √2। अगर मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से लिख के दिखाऊं ना, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, देखना। √2 - √3, इसको √2 आगे लिख के √3 पीछे लिख सकता हूँ ना। तो आपको नहीं लग रहा है ये a - b × a + b जैसा दिख रहा है? तो a - b × a + b क्या होता है? a² - b²। तो उसी तरीके से हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट गया, 2 बचा। √3 के रूट का स्क्वायर हट गया तो 3 बचा। 2 - 3 क्या हो गया? -1। तो -1 तो नेचुरल नंबर में तो -1 आता ही नहीं है, नेचुरल नंबर तो उड़ गया। ये रूट तो वाला तो आया ही नहीं, रूट वाला तो एक भी नंबर नहीं है, तो इरेशनल भी हट गया। और इंटीजर क्या होता है? ऐसे नंबर को इंटीजर बोलते हैं, तो -1 इसमें आया ना, तो इसका आंसर इंटीजर हो जाएगा। तो इसका आंसर है इंटीजर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछा है। तो उसका आंसर होता है -d/a, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया हुआ है। तो अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ + 5x² - 2x - 24। तो यहाँ से अपना a मालूम पड़ जाएगा, 1 है, b है 5, c है -2 और d है -24। तो -d/a मतलब माइनस ये रहा, d ऊपर आएगा और a नीचे आएगा। d की वैल्यू कितनी है? -24 और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो आंसर हो गया 24/1 यानी 24। इसका आंसर 24 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग probability of scoring 73 marks in 80 marks क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए, खास करके स्टैंडर्ड वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 73 मार्क्स इन 80 मार्क्स पेपर। 80 मार्क्स पेपर क्वेश्चन नंबर 9 है। ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों, इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रोबेबिलिटी का सम है, ठीक है। तो probability of scoring 73 marks in 100 marks, सॉरी 80 मार्क्स पेपर। तो इसका आंसर आएगा 1/81, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे, ये जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बात ये है 73 मार्क्स जो है वो कितने मार्क्स के पेपर में आना चाहिए? बोला कि 80 में से आपको 73 कितनी बार आएगा, ठीक है। तो बहुत लोग क्या लिख के आते हैं, 73/80 आंसर लिखे आए, जो रॉन्ग है, वो लोग ऑप्शन में देकर भी रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको आंसर निकालना कैसे है? देखिए आपको मार्क्स क्या क्या आ सकता है। आपको मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5, बहुत अच्छा हुआ तो 80 आ जाएगा, बराबर। बीच में ये भी आएंगे 72, 73, 74, ऐसे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं, आपको 0 मार्क्स भी तो आ सकता है ना। लोग ये 0 काउंट करना भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल आउटकम कितना आ गया? टोटल आउटकम मेरे इतने सारे लोग आ गए। और फेवरेबल आउट, अभी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अपना फेवरेबल आउटकम मतलब 73 लाना मेरा फेवरेबल आउटकम है। तो 73 कितनी बार आ रहा है? देखो ना, 73, आपको 73 नहीं लिखना, आपको 73 कितनी बार आ रहा है वो लिखना है। तो एक बार आ रहा है। टोटल कितने लोगों में से, यहां से लेके यहां तक 80 लोग हैं, और ये एक जीरो भी तो है, तो 81। तो 1/81 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर 1/81, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आप याद कर लेना और समझ लेना बोलने का मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कोसेक a = डैश। हम जानते हैं
कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक ए रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है साइन का, ठीक है ना। तो कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/साइन ए, ठीक है ना। ऑप्शन में देख लो 1/कॉस ए तो है ही नहीं, 1/सेक ए तो है ही नहीं, तो ले का ऑप्शन बचा गया साइन ए रेस टू -1, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो उसके ऊपर इनवर्स लग जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है टेंजेंट पी ए एंड पी बी विद सेंटर ओ। दो टेंजेंट है, एक सर्कल का दो टेंजेंट है, पी ए एंड पी बी। तो पी इधर आएगा, सेंटर उसका क्या है? सेंटर है उसका ओ, ठीक है। बोलता है टचेस द सर्कल एट ए एंड बी। हाँ तो ठीक है, सर्कल को टच कर रहा है ए और बी पे, यानी ओ ए आपका रेडियस हो गया और ओ बी आपका रेडियस हो गया। लिखा है ए ओ बी 80 है, ए ओ बी 80 है। तो बोला है ओ पी बी कितना होगा? ओ पी बी यानी कितना पूछा। एक काम करता हूँ ना, पहले पूरा आंसर निकाल लेता हूँ। पूरे पी का आंसर कितना हो जाएगा? हम जानते हैं आमने प्लस सामने का एडिशन 180 होता है, ठीक है ना। तो ओ आपका 80 है, तो पूरा का पूरा पी आपका 180 माइनस 80 हो जाएगा, यानी पूरा पी आपका 100 आ गया, ठीक है। पूरा पी आपका 100 आ गया। लेकिन हमको पूछा हुआ है उसने कि ओ पी बी कितना आएगा, तो ओ पी बी बनाकर दिखाता हूँ। ओ पी बी को जैसे मैं ज्वाइन करूंगा ना, बीच में कट जाएगा, 80 को आधा आधा कर देगा और 100 को भी आधा कर देगा, यानी आपको ओ पी बी इतना पूछा है। तो यहाँ पे 100 का आधा 50 ऊपर 50 नीचे, अपने को नीचे का एंगल पूछा था, ओ पी बी इसका आंसर आ गया 50 डिग्री, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मीन ऑफ 6 7 x 8 y एंड 14 इज 9। मीन दे रखा है 9। मीन जब ऑब्जर्वेशन दिया होता है तो मीन का आंसर होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है मीन का। सम मतलब आपको प्लस करना है, किसका प्लस करना है? सारे ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन में क्या है? 6 है, 7 है, x है, 8 है, y है और 14 है, ठीक है ना। तो कितने लोग हुए ये लोग? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 6। इसका मीन आ चुका है 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 54। अब ऊपर ऐड करते हैं, 6 + 7 13, 13 और 8 21, 21 और 14 यानी 35। तो x + y + 35 इतना आ गया। यहाँ हो जाएगा 54 - 35 = x + y। यहाँ पे 54 - 19 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 54 - 35 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। एक्स प्लस वाई का आंसर आ गया 19। अपने को एक्स प्लस वाई का आंसर पूछा तो उसका आंसर आ गया 19। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि ट्रू और फॉल्स में है। बोलता है प्रोडक्ट टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज एलसीएम ऑफ ए इंटू बी। हम जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये अपने पास चैप्टर नंबर 1 में फॉर्मूला है। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम तो दे रखा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर मेरा क्या है? ए इंटू बी। तो ए इंटू बी, तो आंसर यस इट इज ट्रू, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में दिया, सॉरी 14 में दिया हुआ है ए 3 है, बी 5 है, सी 7 है, डी 11 है। किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा दिखता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने को दिया क्या है? 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11। अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को तो आपको पता चलेगा ए की वैल्यू 3 हो गई, हाँ तो ठीक है, ये तो सही है। बी की वैल्यू आपकी 5 हो गई, हाँ तो ये भी सही है। सी की वैल्यू आपकी -7 होना ही चाहिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 7 दिया है। डी तो 11 राइट है, लेकिन ये सी आपका गलत हो गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट समय लिखा हुआ है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो हम क्या बोलते हैं?
इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, यानी वन सॉल्यूशन बोलते हैं, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाता है, तो बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है, तो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं और बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अपना यही वाला ऑप्शन है और लिखा भी है नो सॉल्यूशन, तो ये ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट है, जो कि आंसर है ट्रू, ठीक है ना। ये बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों इंपॉर्टेंट में डाल दे, इसके ऊपर सम आएगा A1/2 B1/B2 पे, इन तीनों पे सम आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव ऑनियन इन अ लॉट ऑफ 400 ऑनियन। मान लो कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है ना। इसके अंदर टोटल कितने ऑनियन है, इसके अंदर है टोटल 400 ऑनियन, ठीक है। इसमें से डिफेक्टिव कितना है, 15 डिफेक्टिव है, टोटल आपका 15 400 ऑनियन है, और डिफेक्टिव कितना है, डिफेक्टिव आपका है 15। तो बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव ऑनियन, डिफेक्टिव ऑनियन का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, डिफेक्टिव ऑनियन का प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव है 15 और टोटल है, टोटल आपका ऑनियन कितना है 400, तो 15 डिवाइड बाय 400, 15 को 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 3 जा 15, 5 80 जा, तो 3 डिवाइड बाय अगर हम 80 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0375, लेकिन ऑप्शन क्या दिया 0.035, तो ये ऑप्शन, ये जो अपना ट्रू और फॉल्स में, ये आंसर आपका फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। आपको डिवाइड करना, करके देखना पड़ेगा 3/80 को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है पीए और पीबी क्या है, दो टेंजेंट है, हाँ तो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, सेंटर ओ है उसका, और ए ओ बी आपका पूरा 110 है। हम जानते हैं आमने और सामने का टोटल 180 होता है, तो 110 और यहाँ पे आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पूछा है ए पी बी ढूंढो, ए पी बी ढूंढो, यानी 70 हो गया। आपको ऐसा कुछ लिखना है क्वेश्चन नंबर 18 में, एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180। एंगल ओ आपका 110 है, पी आपका पता नहीं, तो 180, एंगल पी हो जाएगा 180 माइनस 110, जो कि कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट सम में है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन विच टू नंबर। हम जानते हैं फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, ऐसा है फॉर्मूला, पी ऑफ 0 इज लेस देन पी ऑफ इज लेस देन 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है, एक तो 0 के बीच में लाई करता है और एक 1 के बीच में, तो आंसर इज बिटवीन 0 एंड 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है स्टेट द फॉर्मूला ऑफ यू इन स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे स्टेप डेविएशन डिलीटेड पोर्शन में जा रहा है, लेकिन यूआई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है ना। ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दो, सर्कल का सम है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है शायद, 10 है शायद। ये प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट में डाल दो, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देना बेसिक वाले, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। ब्रिक आपको बता दूं ऐसा दिखता है थोड़ा क्यूबॉइड शेप में, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो क्यूबॉइड में हर जगह आप यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो दिखेगा LB प्लस BH प्लस LH, तो इसका आंसर 21 का आंसर ए ही हो जाएगा, सामने ही रख दिया है आंसर। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल, वेल यानी कुआं, तो कुआं का कर्व सरफेस एरिया पूछा। कर्व सरफेस एरिया नहीं, ये घुमावदार एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हम जानते हैं इसका एरिया होता है 2πRH, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है सरकमफरेंस ऑफ अ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर आपको बता दूं, माइनर सेक्टर आपको पिज्जा जैसा दिखता है, होगा पिज्जा जैसा, पिज्जा जैसा दिखता है, बोलते हैं इसका सरकमफरेंस निकालो। सरकमफरेंस यानी बाउंड्री निकालो, यानी आपको खाली इतना निकालना है,
यानी वो ले दे के इनडायरेक्टली अपने को पूछा क्या पता है, वो पूछा है माइनर आर्क। ये माइनर आर्क ही तो है, देखो मैं फिर से बताता हूँ। उसने पूछा है सरकमफेरेंस किसका ढूंढना है, माइनर सेक्टर का। माइनर सेक्टर यानी बाउंड्री, ठीक है ना। सॉरी, माइनर आर्क नहीं पूछा है, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमको दिया हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ माइनर सेक्टर। तो पहले हम लोग माइनर सेक्टर समझ लेते हैं सर्कल बना के। सर्कल के अंदर जो पिज्जा रहता है, खाया हुआ पिज्जा जैसा जो शेप दिखता है, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे को माइनर सेक्टर बोलते हैं, इस पूरे को। लेकिन उसने ये नहीं पूछा माइनर सेक्टर का एरिया नहीं पूछा, उसने बाउंड्री पूछा, सरकमफेरेंस यानी बाउंड्री। अब बच्चे क्या सोच के गलती कर देते हैं, बच्चों को लगता है माइनर सेक्टर का बाउंड्री मतलब ये खाली इतना। वो लोग माइनर आर्क समझ के 2 πr थीटा/360 लिख देते हैं, लेकिन ये आंसर गलत हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया भी होगा, शायद नहीं दिया है वैसे, ठीक है ना। हम समझते हैं इसका एरिया होगा क्या, देखो सॉरी, इसका बाउंड्री होगा क्या। आपको अगर मैं बाहर निकाल के ये शेप दिखाऊं, माइनर सेक्टर को बाहर निकाल के दिखाऊं, ये रहा। इस माइनर सेक्टर को बाहर निकाल के दिखा दूं, ये रहा। तो आपको नहीं लगता इसके साथ, इसको दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ, इसके साथ साथ इस बाउंड्री के साथ साथ इस पूरे माइनर सेक्टर की बाउंड्री में ये साइड का रेडियस और इस साइड का रेडियस भी आएगा। यानी ये रेडियस और ये जो माइनर आर्क है जिसको आप 2 πr थीटा/360 कहते हैं, तो टोटल सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 πr थीटा/360 प्लस आर यानी 2 πr थीटा/360 प्लस 2r। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी देखते हैं इसमें ऑप्शन में आंसर है किधर, ठीक है ना। πr² यहाँ तो एरिया की बात चल रही है, तो यहाँ और यहाँ पे सरकमफेरेंस पूछा है, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। एरिया ऑफ माइन, यहाँ भी एरिया की बात चल रही है, ऑप्शन गया। तो अपना आंसर देखो ये बचा कि नहीं है, देखो ये रहा, देखो यही है, ये रहा, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए थोड़ा सा इस पेज को क्लीन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट आपको बता दूं, मान लो सर्कल है, ये आपका माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर के नीचे जो ये जो चाय में डूबा बिस्किट जिसको हम बोलते हैं, ये इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसको बाहर निकल के दिखाता हूँ, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा मेरे पास, तो इसका फॉर्मूला है, आपको ये शेड का एरिया निकालना है। इस ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन है, जो डार्क ब्राउन कलर का पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है। तो आपको नहीं लगता ये पिज्जा माइनस समोसा है ना। पिज्जा माइनस समोसा। तो पिज्जा का फॉर्मूला, पिज्जा यानी पूरा पिज्जा है, πr² थीटा/360। और समोसा, समोसा मतलब वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का एरिया। तो ये तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हो गया, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, ये तो पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बी के सामने बी ही आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। ये मैच द फॉलोइंग, गाला में जितने मैच द फॉलोइंग है स्टैंडर्ड और बेसिक वाले पेपर में, बेसिक वाले तो बेसिक का के साथ साथ स्टैंडर्ड का भी खास करके कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग आप अच्छे से कर लीजिए, सारा फॉर्मूला आप अच्छे से रट लीजिए, फॉर्मूला के ऊपर 4-5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें 9 क्वेश्चन आंसर है, यानी 9 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 13। और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस एक्स माइनस इक्वल टू 0। तो हम इसको श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल सकते हो, आप उस मेथड से कर सकते हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर देता हूँ। यहाँ हो जाएगा +3x -4x -4। आगे में से दो, पीछे का दो ग्रुप, आगे से 3x कॉमन, अंदर बचा x+1। पीछे से -4 कॉमन, अंदर बचा x+1। अब दोनों ब्रैकेट में आपको दिख रहा है x+1 सेम है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 3x -4 इक्वल टू 0। तो पहले टर्म को भी हम इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे,
और दूसरे टर्म को भी हम इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ पे 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी आपको सम दे रखा है, सम यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। सम कितना दे रखा है? -8/3। प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 4/3। और हमको क्या पूछा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको खाली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, जो भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। इसमें माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, x² प्लस 8/3x प्लस 4/3। बस इतना लाके आप छोड़ देना, एलसीएम नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमको इसका रूट पूछा है, रूट यानी अल्फा और बीटा। आप श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अपने को ऐसा करना है, मल्टीप्लाई से -12 बनना चाहिए और ऐड करके आपका आंसर -1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे पास वो दो नंबर है -4 और 3। देखो ना, -4 और 3 अपना ऑप्शन में बैठ रहा है, तो ये बन जाएगा -x को लिख दूंगा -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। आगे का दो टर्म, पीछे का दो टर्म, आगे से 2x कॉमन, तो अंदर बचा 3x -2। इधर पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो +1 कॉमन, अंदर 3x -2 इक्वल टू 0। पूरे ब्रैकेट में 3x -2 एक डब्बे में लिख दूंगा और 2x + 1 दूसरे डब्बे में। दोनों को इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा। यहाँ 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3। यहाँ पे 2x की वैल्यू -1 आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो अपना ये दो जीरोस निकल गए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला फाइंड द 11th टर्म। जब भी टर्म से पहले नंबर दिया होता है तो वो n होता है और इस पूरे को A11 कहते हैं, ठीक है ना। उससे पहले एक और चीज, जब कभी भी आपको AP दिखेगा तो सबसे पहले आप A और D निकाल देना, ठीक है। तो A की वैल्यू है आपकी -3, डिफरेंस होता है A2 -A1 यानी -½ माइनस -3 यानी -½ +3। तो ये बन जाएगा -1 + 6/2 यानी 5/2। तो आपका D 5/2 आ चुका है। और आपको पूछा क्या है? ये आपको A11 पूछा है। तो A11 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 10D, ठीक है। तो A A आपका है -3 + 10, D कितना है? 5/2। तो ये थोड़ा अच्छे आराम से करूं तो कुछ ऐसा होगा 50/2। तो 225 जैसे कट हो गया, तो बचा -3 + 25 यानी कितना आ गया? 20। वो तो A11 आपका आंसर आ गया है 22। ये बेसिक वाले, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे और इसको भी बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दे, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम है और ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया सम करना है किसका? ऑड नंबर बिटवीन 0 और 50 के बीच का ऑड नंबर। पहले ना मैं 0 से 50 में जो जो नंबर आता है वो लिख के दिखा देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूरे नंबर जितने हैं वो सारे लिख देता हूँ। 48 49 50। अब मुझे क्या बोला है? यहाँ बिटवीन बोला है, फ्रॉम नहीं बोला है, ठीक है ना। यहाँ पढ़ने का फ्रॉम बोला है कि बिटवीन, तो अभी फिलहाल फ्रॉम नहीं बोला है। तो अपने को 0 को चुनना नहीं है और 50 को चुनना नहीं, उनके बीच का नंबर चुनना है। तो उनके बीच में कौन कौन से ऑड नंबर वो बता देता हूँ। ये 1 ऑड है, फिर 3 ऑड है, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलता जाएगा डॉट 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 करके लास्ट में कौन आएगा? 49, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ए और डी निकाल लेंगे। ए आ गया आपका 1, डी आ गया 3 - 1 जो कि 2 है, और लास्ट टर्म सीरीज में जो लास्ट टर्म होता है उसको हम ए एन कहते हैं, ठीक है ना। अब मुझे सम निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है? एस एन निकालना है। उससे पहले हम एन निकाल लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला है A + n - 1 × D = 49, जहाँ पे ए की वैल्यू 1 है
बी की वैल्यू आपकी 2 है, ये ऐसा हो जाएगा 49 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 2 इज 48, n माइनस 1 इज 48 अपॉन 2, n माइनस 1 इज 24, n की वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस 1, n की वैल्यू हो जाएगी 25। दूसरा, अब मुझे क्या पूछा है, एस एन पूछा है। एस एन का फॉर्मूला आपका दो फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला है ए प्लस एल, जिसको ए एन कहते हैं, एल को ही, इसी एल को आप ए एन भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तब लगाने का जब आपको पहला नंबर और लास्ट नंबर पता हो। देखो ना, हमने वो पहला नंबर और लास्ट नंबर पता है, लेकिन मान लो आपको ये फॉर्मूला लगाने नहीं आता है, तो आप सीधा सीधा यही फॉर्मूला लगाओ, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। n बाई टू इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग बेसिक मैथ्स वाले हो तो मैं आपको इस फॉर्मूला से ही करके दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला कोशिश करना कि ना याद रखो, आ जाए तो ही लगाना, वरना चलेगा। ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। फिलहाल अब मेरा n की वैल्यू 25 है, तो यहाँ हो जाएगा 25/2। यहाँ पे है 2 इंटू ए प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, डी मेरा 2 है, ये हो जाएगा 25/2। ये हो जाएगा 6 प्लस 24 इंटू 2, ये हो जाएगा 25/2। 6 प्लस 48, 6 प्लस 48 यानी 54, ये हो जाएगा 227 जा। तो अभी मैं 2 इंटू 25 इंटू 27 करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 675। तो मेरा एस एन आ गया 675, ठीक है। उम्मीद करता है सब समझ में आएगा। ये बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों इसमें इंपॉर्टेंट में डाल दें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, एक पॉइंट ए दिया है -5,7 और बी दिया हुआ है -1,3। आपको ए और बी का डिस्टेंस पूछा है, तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आप यहाँ पर x1 माइनस x2 लिखो कि x2 माइनस x1 लिखो, चलता है। y2 माइनस y1 लिखो कि y1 माइनस y2 लिखो, चलता है, ठीक है। एक और आपको ट्रिक बता देता हूँ, आपको जब x2 माइनस x1 लिखना होगा तो आप -5 से -1 भी माइनस कर सकते हो, और -1 से -5 भी माइनस कर सकते हो। वो आपका चॉइस, आपको क्या माइनस करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, जिसको भी आप पहले लिखते हो ना, जैसे आपको 5 पहले लिखना है, तो 5 का साइन नहीं चेंज करने का। लेकिन जो दूसरा नंबर है ना, अगर वो -1 है तो +1 लिखो, और +1 है तो -1 लिखो, वो अपने आप फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। जैसे कि दूसरा y2 माइनस y1 आपको करके दिखाता हूँ। आप 7 माइनस 3 भी लिख सकते हो, 3 माइनस 7 भी लिख सकते हो। जो पहला नंबर लिखोगे वो वैसे ही लिखना है। जो दूसरा नंबर होगा ना, देखो +3 है तो -3 यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर भी 16, तो हो जाएगा √32। √32 होता है 4√2 यूनिट। तो ये बेसिक वाले टेक्स्ट बुक का ही समय, बेसिक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे हमको रेशियो पूछा है, तो जब कभी हमको रेशियो पूछेगा तो रेशियो के m:1 ना लेके k:1 ले। यहाँ पे लगने वाला है सेक्शन फॉर्मूला। तो बोला है एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, वो डिवाइड उसको कौन कर रहा है, वाई एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है। तो पहले मैं लाइन सेगमेंट बना देता हूँ तो समझ में आएगा। ये रहा वो लाइन सेगमेंट, ए हो और ये बी है। ए की वैल्यू है 5, -6, और बी की वैल्यू है -1, -4। ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। और इसको डिवाइड कौन कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस। यानी यहाँ कहीं बीच में वाई, ये जो एक पॉइंट है P, ये कौन सी एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे x की वैल्यू, वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे x होता ही नहीं है, ठीक है ना। और y की वैल्यू कुछ तो भी आएगी। तो यहाँ पर रेशियो अपना क्या लेना है, k:1। फिलहाल सेक्शन फॉर्म में एक बार लिख कर दिखा दूं आपको, होता है m(x2 + n(x1) अपॉन m+n, कॉमा m(y2 + n(y1) अपॉन m+n। x, y की वैल्यू इधर पे क्या दी हुई है, 0, y। यहाँ पे k m की तरह बिहेव करने वाला है, और 1 n की तरह बिहेव करने वाला है, ठीक है ना। तो m की वैल्यू हो जाएगी k, x2 आपका -1 है,
n आपका 1 है, x1 आपका 5 है अपॉन k+1। यहाँ पर m की वैल्यू k, y2 की वैल्यू -4, n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -6 अपॉन में क्या आ जाएगा k+1। ये 0, y इज इक्वल टू -k+5 अपॉन k+1 कॉमा -4k -6 अपॉन k+1। अगर आप अभी इस पूरे इक्वेशन में देखोगे तो आपको दो दो अननोन दिख रहा है, एक y भी दिख रहा है और एक k भी दिख रहा है। तो आपको दो दो बार कंपेयर करना है, x को भी कंपेयर करना है, y को भी कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपको k और y दोनों मिलेगा। ठीक है ना। तो फिलहाल ये जो पहला नंबर है वो x को रिप्रेजेंट करता है, इसमें भी पहला नंबर x को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं 0 को कंपेयर कर देता हूँ -k+5 अपॉन k+1 से। उसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है y को किससे कंपेयर करूंगा, ये आपका y है सेकंड पार्ट, इसमें भी सेकंड पार्ट y के इससे कंपेयर होगा। लेकिन जो y वाला पार्ट है इसमें दो दो अननोन है, तो जब तक आपको k नहीं मिल जाता तब तक आप y ढूंढ नहीं सकते, इसलिए मैं इस पार्ट से मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को दो पार्ट है तो उसको ब्रैकेट में डालने का, ये पूरा k+1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। तो -k+5 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये k की वैल्यू 5 आ गई तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, चल जाएगा। अब y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -4 × 5 -6 अपॉन 5+1 -20 -6 अपॉन 6 -26 अपॉन 6, 2 13 ज़ा 2 3 ज़ा, तो y की वैल्यू आ गई -13,3। ठीक है ना। तो वैसे अपने को y का वैल्यू पूछा नहीं था, अपने को खाली रेशियो फाइंड करना था। तो ये नहीं भी करते तो चल जाता, बाकी स्टैंडर्ड का सम होगा, स्टैंडर्ड के पेपर का सम होगा, तो ये जरूर पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड और बेसिक वाले इसको नोट डाउन कर लो, ये करना नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अपने को खाली रेशियो पूछा था। तो रेशियो आपका आ जाएगा k:1, आपका रेशियो था, k की वैल्यू आ गई 5, तो रेशियो है 5:1। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया एक ट्राइंगल है OPQ, राइट एंगल एट P, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है OPQ जिसमें 90 डिग्री P पर है। तो P इधर आ हो जाएगा आपका, O और Q आप कहीं भी लिख लो। OP की वैल्यू 7 है। ठीक है, और लिखा है OP माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। OQ और PQ का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट PQ इक्वल टू x, PQ को x ले लेता हूँ। ठीक है ना, PQ को मैंने x ले लिया। अगर PQ को x डालूंगा तो OQ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी आप ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस पर मैं क्या लगाने वाला हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अपने को तीन साइड के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, OQ स्क्वायर इज OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ यानी x+1 द होल स्क्वायर, OP स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, और PQ स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर लगेगा, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 2x प्लस 1 इज 49, 2x इज 49 माइनस 1, 2x इज 48। तो x की वैल्यू हो जाएगी 48/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24। तो x की वैल्यू अगर 24 होगी, इस ट्राइंगल को फिर से मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स है ना, तो 1 प्लस 24 यानी कितना आ गया, 25। तो यहाँ आ जाएगा 25। अब मुझे क्या पूछा है, साइन क्यू पूछा है। साइन पूछा है क्यू, यानी एंगल अपने को किस पे लेना है, क्यू पर। यहाँ पे थीटा लेना है अपने को। साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो ऑपोजिट आपका ओपी हो जाएगा और हाइपो आपका ओक्यू हो जाएगा। ओपी है आपका 7 और हाइपो है 25। ठीक है, तो साइन क्यू का आंसर आ चुका। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कॉस क्यू पूछा है। कॉस क्यू होता है
एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट आपका हो जाएगा पी क्यू और हाइपो हो जाएगा ओ क्यू। पी क्यू आपका है 24 और ओ क्यू है आपका 25, तो कॉस क्यू की वैल्यू 24/25 हो जाएगी। ये बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, ये इंटू टू ट्रिगोमेट्री का सम। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है साइन 2x इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 60 होता है, यहाँ पे हर एक की वैल्यू डालता हूँ। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 60 होता है हाफ, यहाँ पे cos 60 होता है हाफ, और साइन 30 भी कितना होता है, हाफ होता है। तो √3/2 इंटू √3 इंटू √3 3, 2/2 यानी 4। यहाँ पे 1/1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4, यह आ गया हाफ। ये किसकी वैल्यू आई, साइन इंटू एक्स। अब बात समझना, यहाँ से चैप्टर थोड़ा ट्विस्ट ये सम थोड़ा ट्विस्ट लेता है। साइन 2x इक्वल टू हाफ, आप ये समझो साइन के बाजू में जो कुछ भी लिखा होता है उसको डिग्री कहते हैं। इसका मतलब साइन कौन सी डिग्री पे आपका हाफ देता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोग देखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोग देखोगे तो आपको पता है साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। इसका मतलब 2x की वैल्यू किसकी तरह बिहेव करेगी, 2x की वैल्यू आपकी 30 डिग्री की तरह बिहेव करेगी, यानी 2x इक्वल टू 30 डिग्री। तो x हो जाएगा 30/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो आपका x आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड वाले खास करके इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लो, एनसीईआरटी में इस टाइप का सम नहीं है, ठीक है ना। फिर उम्मीद करते हैं सम समझ में आया होगा, और ये सच में ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड वालों के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लो। मेन ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यानी एक सर्कस आर्टिस्ट है ना, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे चल रहा है, जो कि एक पोल से बंधा हुआ है, पोल के टॉप से बांध के नीचे जमीन पर बांधा हुआ है। ये रहा आपका ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है ना। ये 20 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट पूछा है, ये आपका ए बी पोल हो जाएगा, ठीक है। मेंशन कर देता हूँ, ए बी आपका पोल है, ए सी आपका रोप है जो कि 20 मीटर का है, पोल पे क्वेश्चन मार्क है, पोल पूछा हुआ है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, देखो रोप इधर है और ग्राउंड इधर है, तो ग्राउंड और रोप के बीच में एंगल कितना बना रहा है, वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। अगर मैं साइन 30 लगाऊंगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट आपका पूछा हुआ है और हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है, तो मैं साइन 30 डिग्री लगाऊंगा। ऑपोजिट यानी ए बी और हाइपो यानी बी। साइन 30 होता है हाफ, 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 20/2, 20/2 होता है 10 मीटर। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, ये एनसीईआरटी का ही सम है, पहला सम, इंट्रो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि एनसीईआरटी का ही सम है। ये भी बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लो, सरफेस एरिया वॉल्यूम का सम। A wooden article was made by scooping out hemisphere। scooping out hemisphere मतलब आपको ऊपर और नीचे से हेमिस्फीयर निकालना है। स्कूप मतलब स्कूप, जैसे आइसक्रीम का स्कूप होता है वैसे स्कूप आउट करना है। फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर से, ये रहा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब अंदर माल मटेरियल भरा हुआ है, अंदर भी लकड़े से भरा हुआ है वो, ठीक है ना। यहाँ ऊपर भी आपको हेमिस्फीयर काट के निकालना है, ऐसे काट के निकालना है हेमिस्फीयर, और नीचे से भी आपको हेमिस्फीयर काट के निकालना है। तो आपके सामने दो डेटा है, दो डायग्राम है, तो दोनों डायग्राम का डेटा लिख लेते हैं। एक तो आपको दिख रहा है सिलेंडर और एक तो आपको दिख रहा है हेमिस्फीयर, ठीक है।
इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर के पोर्शन में सिलेंडर का हाइट लिख दिया। बेस इस रेडियस 3.5, यानी रेडियस इसका दे दिया है 3.5। आपको नहीं लगता जो सिलेंडर का ही रेडियस है वही हेमिस्फीयर का भी रेडियस ही माना जाएगा, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अभी आपको टोटल सरफेस एरिया बोला है, जब कभी भी एरिया बोला जाएगा तो समझ जाना आपको उस एरिया को पेंट करना है। तो आप कहाँ कहाँ कलर मार पाओगे देखना, मैं आपको है ना रेड पेन से सॉरी पिंक पेन से कलर करके दिखाता हूँ। आप एक तो यहाँ पे कलर मारोगे, है ना, तो इसको ये होता है 2πr h। दूसरा कहाँ कलर मार पाओगे, ये जो रेड पोर्शन है, जो रेड पोर्शन यहाँ पे कलर मारोगे हेमिस्फीयर के कर्व पार्ट पे, ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पे कलर मारोगे, है कि नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, आप कलर कहाँ मारोगे सिलेंडर पे, सिलेंडर के एरिया पे, और 2 बार हेमिस्फीयर के एरिया पे मारोगे, ठीक है ना। और हेमिस्फीयर का एरिया, इसका एरिया कितना होता है 2πr², ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सिलेंडर में आ जाएगा 2πrh, और 2 बार हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2πr²। अब देखोगे तो बनेगा 2πrh प्लस 4πr²। मैं देखूंगा तो दोनों में 2 और r कॉमन है, आप कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, आप अलग अलग भी कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ पे सारी वैल्यू दे रखी है, रेडियस की वैल्यू 3.5 है तो उसको लिख दिया 35/10। हाइट आपका 10 है, 2 × 3.5 हो जाएगा इधर। यहाँ पे 7 5 से कट हो गया, 2 5 से कट हो गया, 5 5 से कट हो गया, तो ले देंगे यहाँ बचा 22। अंदर आता हूँ 10, 3.5 × 2 होता है 7, तो ये हो जाएगा 10 + 7 यानी 17। आपको खाली 22 × 17 करना है, जो कि आ जाएगा 374। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आर्टिकल का 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, और ये एनसीईआरटी का आंसर है, बेसिक वाले इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दे, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दे इसको। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट सम में क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर। टेंट कौन से शेप में है, सिलेंडर के शेप। मैं यहाँ सिलेंडर बना देता हूँ, टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड मतलब ऊपर रखा हुआ है, कोनिकल टॉप से, कोनिकल टॉप ऊपर रखा हुआ है, यानी कोन जैसे ऊपर कोन बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो डेटा दिख रहा है, यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहा है, एक तो सिलेंडर दिख रहा है और एक तो हमारे पास कोन दिख रहा है। दोनों का डेटा लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर पार्ट का डायमीटर कितना है, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। हाइट दिया हुआ है 2.1 और डायमीटर दिया है 4 मीटर, डायमीटर है 4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप, टॉप का स्लांट हाइट, तो टॉप में कौन कौन है, कोन है, तो कोन का स्लांट हाइट, ये टेढ़ा हाइट होता है, स्लांट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 2.8 मीटर। अब आपको नहीं लगता है जो कोन का रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा, ठीक है, दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा 2 मीटर। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, एरिया पूछा है, तो एरिया नहीं, आपको कहाँ कहाँ कलर मारोगे, तो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ कलर लगेगा। पहले तो आपको यहाँ ये कर्व पार्ट पे, इसे कर्व पार्ट पे कलर लगेगा, यानी πr/l पे लगने वाला है। और कहाँ कलर मार पाओगे तुम लोग, ये जो कर्व पार्ट है, सिलेंडर का कर्व पार्ट है, जिसको आप 2πrh बोलते हो, उस पे लगाओगे। लेकिन ये जो पोर्शन है नीचे वाला, टेंट में कभी भी नीचे कपड़ा नहीं लगता, तो यहाँ पे कलर नहीं लगने वाला। यानी ले दे के टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका टेंट का, एरिया ऑफ कैनवास जिसको आप बोल रहे हो, कहाँ कपड़ा लगा, कैनवास यानी कैनवास का कपड़ा आता है, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना। और ये भी कैसा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो जाने दो, आप खाली एरिया लिख दो। तो सिलेंडर में आ जाएगा 2πrh और कोन में आ जाएगा πrl। आप देखोगे तो 2 पाई और r दोनों में कॉमन है, इधर बचेगा 2h और इधर बचेगा l, यहाँ आ जाएगा 22/7। रेडियस हो जाएगा 2, 2 × 2.1 प्लस 2.8 हो जाएगा 44/7। यहाँ हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, ये हो जाएगा 44/7,
4.2 प्लस 2.8 होता है 7, कट कट, तो एरिया हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये बेसिक वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे, बेसिक वाले इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दे, खाली इंपॉर्टेंट में ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 में एक्स बार की वैल्यू दी है, समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू दी है, समेशन एफ आई की वैल्यू दी है, एज्यूम मीन पूछा है, तो सिंपल हम लोग एज्यूम मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। एक्स बार की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया मैंने 25.857, ए मुझे पूछा हुआ है, समेशन एफ आई डी आई दे दिया है 120 आ जाएगा इधर, और समेशन एफ आई दिया है 140। हाँ, 0 से 0 कट हो गया, ठीक है ना, 2 6 हो गया, 2 7 हो गया, तो 25.857 इज इक्वल टू ए प्लस 6/7। 6 डिवाइड बाय 7 करूंगा ना, तो 6 डिवाइड बाय 7 का आंसर होता है 0.857। यहाँ पे 25.857 माइनस 0.857 करूंगा, तो 0.857 पूरा 857 से उड़ जाएगा, यहाँ खाली बचेगा 25। ये बेसिक वाले वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे, वेरी वेरी आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Will the rail track cross each other? Cross each other मतलब ऐसा इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं। तो अपने को a1/a2 निकालना है, पहले मैं a1 a2 निकाल लेता हूँ। a1 आपका 1 हो जाएगा, a2 आपका 2 हो जाएगा, b1 आपका 2 हो जाएगा, b2 आपका 4 हो जाएगा, c1 आपका -4 होगा और c2 आपका -12 होगा। a1/a2 निकालता हूँ, a1/a2 का आंसर हो जाएगा 1/2, b1/b2 का आंसर हो जाएगा 2/4 जो कि हाफ ही आएगा, और c1/c2 क्या हो जाएगा, c1/c2 हो जाएगा -4/-12 जो कि हो जाएगा 1/3। तो यहाँ अपने को मालूम पड़ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसा होता है तो हम जानते हैं ये लाइन कैसा होता है, पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन होता है। फिलहाल अपने को वो नहीं पूछा है, बोलता है इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, तो पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट होगा ही नहीं, यानी वो दो लाइन कैसा है, ऐसे पैरेलल है, रेल ट्रैक इस तरीके से जाएगा। तो अपना आंसर है नो, द रेल ट्रैक, है ना, विल द रेल ट्रैक क्रॉस इच अदर, नो, द रेल ट्रैक विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है ना। यस होता तो अपने को सोल्यूशन ढूंढना, अपना आंसर तो नो है, तो ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने जाओगे तो मिलेगा भी नहीं। हमारा नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट is x rupees and cost of one ball is y rupees। एक बैट की कीमत x रुपया है, तो 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x। एक बॉल की कीमत y रुपया है, तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y। तो टोटल उसने दुकानदार को कितना रुपया दिया, 3800। उसी तरीके से उसने एक और चीज बाई किया, 3 बैट बाई किया यानी 3x, 5 बॉल बाई किया यानी 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अभी आपको एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इक्वेशन में, और इसमें मैं पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो पहला वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 21x प्लस 18y इक्वल टू 0 0 8 3 24 3 3 9 10 11 11 400, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 21x प्लस 35y, और 1750 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12250। अभी एलिमिनेट करना है, मैं साइन सबका चेंज कर दिया, ये कट हो गया, ये बन जाएगा -17y इक्वल टू, अगर 11,400 को मैं माइनस करूं 12,250 से, तो आ जाएगा -850। ये कट कट, y की वैल्यू हो जाएगी 850 डिवाइड बाय 17। 815 को 17 से डिवाइड करूं तो आंसर आ जाएगा 50। तो अभी हम लोग पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या है? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। मैं y की वैल्यू डाल देता हूँ। 300 हो जाएगा 3800, 7x हो जाएगा 3800 माइनस 300, तो 7x हो जाएगा 3500, तो x हो जाएगा 3500 डिवाइड बाय 7, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 5 ना। x जो है वो बैट की वैल्यू है, तो बैट की वैल्यू कितनी है? 500 रुपया। एक बैट की कीमत 500 रुपया है और एक बॉल की कीमत 50 रुपया है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एपी दे रखा है। जब कभी भी एपी दिया जाएगा तो सबसे पहले ए और डी निकाल लेने का। तो एपी दे रखा है 24, 21, 18, तो ए आपका हो जाएगा 24। डिफरेंस हो जाएगा 21 - 24 जो कि आया -3। मुझे पूछा है हाउ मेनी टर्म, टर्म से पहले जो कुछ रहता है उस पे उसको एन बोलते हैं, लेकिन उस पर हाउ लिख दिया, यानी एन पे क्वेश्चन मार्क हो गया। और सम कितना दे दिया है? एस एन की वैल्यू 78 दे दी है। तो एस एन का फॉर्मूला आपके पास है। एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 78 दे रखी है। n/2 2 इंटू ए मतलब 24 प्लस n-1 इंटू डी, डी है आपका -3, तो हो जाएगा 78 इक्वल टू n/2 48 प्लस 3n प्लस 3, सॉरी -3n हो जाएगा ना, साइन माइनस का मल्टीप्लाई होगा, -3n प्लस 3, 78 इक्वल टू n/2 हो जाएगा 51 माइनस 3n। अब ये 78 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 78 से, तो ये बन जाएगा 156 इक्वल टू n इंटू 51 माइनस 3n। अगर n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। -3n स्क्वायर को इधर भेज दिया, 51 को इधर भेज दिया लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे वही रखा। ठीक है ना। अभी आप देख रहे हो पूरा इक्वेशन 3 से डिविजिबल है, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 79 प्लस 52। ठीक है, फिर इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे आपका 52 बनना चाहिए, और ऐड करने पे -17 बनना चाहिए। तो अपने पास वो नंबर है 13 4 जा -39 -4n प्लस 52 इक्वल टू 0। इन पूरे लाइन में n कॉमन है, तो अंदर बचेगा n-13, यहाँ -4, यहाँ बचेगा n-13 इक्वल टू 0। तो n-13 n-4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो n-13 को इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा और n-4 को इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 13, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है ना, तो हमारे पास n की दो दो वैल्यू है, 4 भी चलेगी 13 भी चलेगी। तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर -79 प्लस 52 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई से 52 बनना चाहिए और ऐड करके -17, तो 14 3 सा 13 4, 13 4 सा 52 होता है, 13 और 4 17 भी होता है, तो -39 -4n प्लस 52 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर आपको स्प्लिटिंग 17 का स्प्लिटिंग नहीं मिल रहा है तो। ठीक है ना, आगे दो टर्म पीछे दो टर्म, n कॉमन n-13 -4 कॉमन, अंदर बचा n-13, पूरे ब्रैकेट में आपको n-13 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर बच गया n-4, तो दोनों को इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, n-4 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 13 भी आ जाएगी और n की वैल्यू 4 भी आ जाएगी, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों चलेगी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा, ये स्टैंडर्ड वाले और बेसिक वाले।
दोनों इंपॉर्टेंट में डाल दी, ईपी चैप्टर नंबर 5 का सम। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ लिखा है ए एंड बी आर -2, एंड 2, -4, यानी अपने को एक कोऑर्डिनेट दिया है, एक कोऑर्डिनेट दिया है ए -2, -2, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -4। ठीक है। क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कहीं यहाँ पे पी है मान लेते हैं हम लोग, इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है। इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x, y, सच डेट AP = 3/7 AB। देखो AP क्या दिया है, 3/7 AB। अब बच्चों को क्या लगता है कि रेशियो 3:7 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो AB जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा तो AP की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है ना। और AB यहां से लेके यहां तक 7 हो जाएगा। आप समझो, AB की वैल्यू 7 के रेशियो में आ रही है, ठीक है ना। तो इतना रेशियो कितना हो जाएगा अपना, इतना रेशियो आपका 4 हो जाएगा ना, देखो ना पूरा 7 है, 7 - 3 किया तो 4 हो गया। तो रेशियो क्या हो जाएगा अपने, देयरफॉर AP इज टू PB = 3:4। तो रेशियो M/N का बनने वाला है 3:4। तो ये डायग्राम में फिर से बना देता हूँ, बाकी सब लाइन हटाकर। ये कुछ ऐसा दिखेगा अभी आपको। यहाँ है आपका A जो कि -2, -2 है। यहाँ है आपका B जो कि 2, -4 है। और यहाँ है आपका P जो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4। अभी आपको x, y का रेशियो ढूंढना है। ये आपका x1, y1 हो गया, ये आपका x2, y2 हो गया। ये आपका m की तरह बिहेव करेगा और ये आपका n की तरह बिहेव करेगा। Px, y का फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है mx2 + nx1 अपॉन m+n, कॉमा my2 + ny1 अपॉन m+n। अभी खाली मुझे इसमें खाली वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू, n की वैल्यू, x1, y1, x2, y2, ठीक है ना। m की वैल्यू है 3, x2 है आपका 2, n है आपका 4, x1 है -2 अपॉन m+n। यहाँ पे आ जाएगा m y2 यानी -4, n n यानी 4, y1 यानी -2 अपॉन 3+4। इसको अगर सॉल्व करो तो बनेगा 6 - 8/7, कॉमा -12 - 8/7। ये हो जाएगा -2/7 और ये हो जाएगा -20/7। तो Px, y की वैल्यू हमको मिल गई। ये एनसीईआरटी का सम है, बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले। इसको इम्पोर्टेंट में डाल दे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है 3 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम है ABCD, हम बना लेते हैं ABCD पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, आपको ऑर्डर में लेना है, लाइन में लेना, मतलब एक साइकिल में चलना है, ए से बी, बी से सी से डी, ऐसे चलना है, ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू दी है 1,2, बी की वैल्यू दी है 2,4, सी की वैल्यू दी है 5,9 और डी की वैल्यू अपने को पता नहीं है, अपने को पूछा है डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो बोला है फाइंड द वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स डी, ठीक है। अब फोर्थ वर्टेक्स डी, अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो डायगोनल होता है AC, इसका जो मिड पॉइंट होता है, मान लो इधर मिड पॉइंट है, और BD का जो डायगोनल होता है, BD का जो डायगोनल होगा ना, दोनों का डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा ना सेम ही होगा। यानी मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ये बीच में अभी फिलहाल मैं लाइन पाट रहा हूँ, लेकिन है ना वो इक्वल है, ठीक है ना। नहीं तो इक्वल लगा के चलते हैं, यहाँ पे हम मिड पॉइंट ऑफ AC लगाएंगे और इक्वल टू के इस तरफ मिड पॉइंट ऑफ BD लगाएंगे। अगर AC का मिड पॉइंट लगाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे x1 आपका क्या है, यहाँ पे x1 है 1 और x2 है 5, 1 + 5/2। उसी तरीके से y, y यानी 2,
और यहाँ पे y क्या है, 9 है, तो 2 + 9/2। ठीक है, इस तरफ आएंगे तो राइट साइड आएंगे तो आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका x है, ये आप x1 है, ये आपका x2 है, तो x1 + x2/2। उसी तरीके से y वाले को y के साथ ऐड करके /2, तो y + 2/2। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। यानी आप लोग को लेफ्ट पे भी मिड पॉइंट लगाना है, राइट पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा 6/2, 11/2 इक्वल टू x + 2/2, y + 2/2। अब मैं क्या करूंगा, x वाले पार्ट को x वाले के साथ कंपेयर करूंगा, और y वाले पार्ट को मैं y वाले पार्ट के साथ कंपेयर करूंगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 2 कट गया है ना डिनोमिनेटर में, तो 6 - 2 इज x, 4 इक्वल टू x। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 11 इक्वल टू y + 2, 11 - 2 इज y, y की वैल्यू आ गई 9। तो जो d का कोऑर्डिनेट है जिसको आपने x, y लिया था, वो क्या हो जाएगा, 4,9। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी का ही सम है, बेसिक और स्टैंडर्ड वाले दोनों, इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है P इज अ पॉइंट लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल है, उसके एक्सटीरियर पे पॉइंट P है, तो ये रहा सर्कल, और इसके एक्सटीरियर पे एक पॉइंट है P विथ सेंटर O। इस सर्कल का सेंटर है O। टेंजेंट फ्रॉम P टू अ सर्कल टचेस द सर्कल एट Q एंड R। हमको एक टेंजेंट बनाना है P से भी, और P से एक टेंजेंट बनाना है, दो टेंजेंट बनाना है। एक टेंजेंट सर्कल को Q पे टच कर रहा है, और दूसरा टेंजेंट सर्कल को R पे टच कर रहा है। यहाँ पे आ जाएगा आपका P, यहाँ पे आ जाएगा R। मुझे प्रूव क्या, सॉरी, Q और R आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q और यहाँ पे आ जाएगा R। मुझे प्रूव क्या करना है कि जो टेंजेंट है पी क्यू और पी आर की वैल्यू इक्वल है। वैसे हम जानते हो इक्वल होता है, लेकिन हमको प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, हम जानते हैं ओ क्यू आपका क्या है, गिवन, गिवन में चाहिए तो आप लिख लो, गिवन में लिख लो पी क्यू एंड पी आर इज आर टेंजेंट, आर टेंजेंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। और क्या है, ओ क्यू किसकी तरह बिहेव करेगा, रेडियस की तरह, और ओ आर भी मेरा किसकी तरह बिहेव करेगा, रेडियस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, तो क्यू और ओ आर तो इक्वल रहेगा, बराबर। अच्छा, एंगल क्यू पे कितना डिग्री रहेगा, रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री होता है, एंगल आर पे भी रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री रहता है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे वो समझते हैं। तो फिलहाल मैं एक बार ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ओ क्यू, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर एंड ट्राइंगल ओ आर, एक सेकेंड, हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी। ठीक है ना, हमको ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे वो समझते हैं। हम जानते हैं एंगल क्यू पे 90 डिग्री होता है, एंगल आर पे 90 डिग्री होता है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। रीजन क्या लिखने का, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल कौन सा सेम है, दूसरा साइड कौन सा सेम है, दूसरा साइड जानते हैं हम, यहाँ पे ओ क्यू, यहाँ पे ओ क्यू और यहाँ पे ओ आर, दोनों इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल का। और तीसरा क्या, ये कॉमन साइड, दोनों में ओपी ओपी कॉमन, ओपी इक्वल टू ओपी। ठीक है ना, जो कि हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है, हाइपोटेनस वाला साइड है ये। 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। ऊपर वाला ट्राइंगल जो है, ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गया। और एक बार ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया तो आप उस ट्राइंगल के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये जो आपका पी क्यू है और ये जो आपका पी आर है वो दोनों इक्वल। ठीक है ना, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर।
बाई CP CT हैंस रूट। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये टेक्स्ट बुक का सम है और ये एक थियरम है, तो ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों इसको इम्पोर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए। सर्कल चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में, इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट में टिक कर लीजिए इसको। हाँ, नेक्स्ट सम में क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया टू कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब सर्कल के अंदर सर्कल होता है। तो मैं यहाँ पे दो सर्कल बना लेता हूँ, एक थोड़ा बड़ा सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, आपका दो सर्कल हो गए। ठीक है, एक का रेडियस दिया हुआ है, एक का रेडियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वही 13 सेंटीमीटर होगा। तो इसको मैंने ले लिया 13 सेंटीमीटर। और दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस मैं यहाँ बना देता हूँ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका नाम दे देता हूँ OAM नाम दे दिया। ठीक है, तो इतना वैल्यू 12 हो गया, तो इतना वैल्यू आपका 13 हो गया सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ ढूंढना, लेकिन कॉर्ड छोटे सर्कल के पास भी कॉर्ड है, सॉरी छोटे सर्कल का भी कॉर्ड है और बड़े सर्कल के पास भी कॉर्ड है। बड़े सर्कल का कॉर्ड कहीं भी हो सकता है, इधर 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 कहीं भी हो सकता है। तो हमको क्या बोला है कि कॉर्ड, जो लार्जेस्ट सर्कल का कॉर्ड है, वो स्मॉल सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। तो जो बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है, ये वो छोटे सर्कल को ऐसे टच करते हुए जा रहा है। ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है, इसका नाम देते हैं AB। तो AB की वैल्यू ढूंढने बोलिए ना हमको, AB पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, अब हम जानते हैं OM क्या है, रेडियस है। ठीक है ना, OM रेडियस ही तो है, देखो ना, छोटे सर्कल का रेडियस है। और AB क्या है, छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा फॉर स्मॉल सर्कल, टेंजेंट फॉर स्मॉल सर्कल। लेकिन AB क्या है, कॉर्ड भी है। बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, छोटे सर्कल के लिए वो टेंजेंट है। ठीक है ना, मैं इधर लिख देता हूँ, AB क्या है, कॉर्ड भी है। और बिग सर्कल, ये लिखना जरूरी नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली। ठीक है ना, तो ये भी दो तरीके से बिहेव कर रहा है, वो स्मॉलर सर्कल के टेंजेंट का काम कर रहा है और बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है। हमको कॉर्ड की वैल्यू पूछी है। ठीक है ना, तो अब इन ट्राइंगल, हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री होता है, देयरफॉर एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, इन ट्राइंगल AMO एंगल M इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इज OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, OM स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और AM स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो हो जाएगा 169, ये 144 प्लस AM स्क्वायर। 144 अगर इस तरफ आ जाएगा तो बन जाएगा 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 5 और 25। AM स्क्वायर की वैल्यू 25 आएगी, तो AM कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट हो जाएगा अंडर रूट 2। तो इतनी वैल्यू आपकी 5 आ गई है। ठीक है ना, अब आपको नहीं लगता, आप पाइथागोरस थ्योरम इधर भी लगाते हैं अगर, तो भी यही काम होता। तो सिंपल में हम ऐसा रखते हैं, देयरफॉर देयरफॉर AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM, यानी 2 इंटू AM, यानी सॉरी 2 इंटू 5, दो बार लिख दिया मैंने, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो AB की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, ये सर्कल चैप्टर का सम है और वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। सर्कल चैप्टर के सारे स्टैंडर्ड वाले भी और बेसिक वाले भी, खाली टेक्स्ट बुक सॉल्व करके जाओगे ना आप, इनफ है, मोर देन इनफ है। और कुछ करने का जरूरत नहीं, एग्जाम्पल के साथ। बेसिक वाले खाली एग्जाम्पल छोड़कर भी खाली एक्सरसाइज के सम कर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड वाले एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करना, ठीक है ना, उसमें से ही आएगा, सर्कल का क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ लिखा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मोड इज 39। यानी ये टेबल में आपको मोड के ऊपर सम करना है। ठीक है ना, मोड की बात, हम मोड में हम ये जानते हैं जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वो, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसमें से मोड निकलता है। लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा होगा सबसे बड़ा आंसर 7 है, ठीक है ना, तो इसमें से आंसर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप F के बारे में जानते ही नहीं है, 50 निकला तो, 8 निकला तो,
10 निकला तो 9 निकला था, वो क्या पता। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी वन आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे मोड की वैल्यू कितनी दी है, मोड यानी जेड की वैल्यू कितनी दे दी है, 39, यानी आंसर आपका इसमें से निकला है। आप समझिए, आपका आंसर इस डब्बे में से निकला है, इस डब्बे, सॉरी इस डब्बे से नहीं, इस डब्बे से निकला है 39। ठीक है ना, यानी ये जो है, ये आपका फ्रीक्वेंसी नंबर वन हो जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी नंबर टू हो जाएगा, और ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी नंबर जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ से डिसाइड करना है। तो एल आपका हो जाएगा 35, फ्रीक्वेंसी वन आपका 7, फ्रीक्वेंसी टू आपका 4, फ्रीक्वेंसी जीरो आपका एफ, और एच, एच यानी इसमें कितने कितने का गैप चल रहा है, तो कितने कितने का गैप चल रहा है आपका, 10 का गैप चल रहा है, इसकी वैल्यू 10। मोड का फॉर्मूला हम जानते हैं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है ना, मोड की वैल्यू 39 है, एल की वैल्यू 35 आ चुकी है, एफ वन आपका 7, एफ जीरो आपका अननोन है, 2 इंटू 7 माइनस एफ टू आपकी 4, यहाँ पे आपका आ गया 10। ये 35 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 39 माइनस 35, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस एफ अपॉन 14 माइनस एफ माइनस 4 इंटू 10। ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 7 माइनस एफ अपॉन 14 माइनस एफ माइनस 4 इंटू 10। ये 14 माइनस एफ, एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा सुधार देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल टू 7 माइनस एफ अपॉन 10 माइनस एफ इंटू 10। ये 10 माइनस एफ 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 7 माइनस एफ 10 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 40 माइनस 4 एफ इज 70 माइनस 10 एफ। माइनस 10 एफ इधर है तो प्लस हो गया, 40 उधर जाए तो माइनस हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 6 एफ इक्वल टू 30, तो एफ हो जाएगा 30/6, 6 5 30, तो एफ की वैल्यू आ गई 5। तो ये आपका आंसर की वैल्यू आ गई 5। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड वाले इस पे इंपॉर्टेंट में डाल दूँ, ये स्टैटिस्टिक्स का सम। ठीक है, हमारे नेक्स्ट सब में क्वेश्चन नंबर 46। 3 डिफरेंट कॉइन आर टॉस टुगेदर। देखो पहले टोटल आउटकम लिख लेते हैं। 3 डिफरेंट कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम निकलता है। निकलता है तीनों पे हेड निकलेगा, पहले दो पे हेड, तीसरे पे टेल, या तो पहले पे हेड फिर टेल फिर हेड, या तो टेल हेड हेड, या तो तीनों पे टेल निकलेगा, टेल टेल हेड होगा, टेल हेड टेल होगा, या तो हेड टेल टेल होगा। तो टोटल आउटकम कितने आ गए, टोटल आउटकम आपके 8 लोग आ गए। देखो ना, 1 2 3, 3 4 5 6 7 8, 8 लोग आ गए। ठीक है, अब बोलता है इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी निकालिए ए की। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, ए लिखा है इसलिए हम ए लिख रहे हैं। एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट टू मतलब दो और दो से ज्यादा हेड, दो और दो से ज्यादा हेड। तो दो और दो से ज्यादा हेड किधर है, गिनते हैं, ये चलेगा, दो और दो से ज्यादा हेड। ठीक है ना, एटलीस्ट का मतलब ही होता है दो और दो से ज्यादा, कम नहीं करना, दो और दो से ज्यादा, दो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और इसमें कहीं नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपका, वो कितना हो गया, 4/8, जो कि हो गया हाफ। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट उसमें पूछा है एग्जैक्टली टू हेड, सिर्फ और सिर्फ दो हेड, सिर्फ और सिर्फ दो हेड की तरह गिनते हैं, ये चलेगा। देखो ना, इसमें दो ही हेड है, इसमें भी खाली दो ही हेड है, इसमें भी खाली आपका दो ही हेड दिख रहा है। ठीक है ना, तो 3/8। फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में पूछा है एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड मतलब वन और वन से कम, वन से ज्यादा मत करना, वन और वन से कम। एटमोस्ट वन हेड मतलब वन और वन से कम, तो ये चलेगा, एक हेड, ये भी चलेगा, एक हेड है इसमें। ठीक है ना, ये भी चलेगा, एक हेड है इसमें। ठीक है ना, ये भी चलेगा, जीरो हेड है इसमें, वन से कम ही है ना। देखो ना, वन से कम चाहिए अपने को, तो बहुत लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं,
1 और 1 से कम में 0 भी आता तो ये भी इंक्लूड करना है, ठीक है ना, ये नहीं भूलना। ठीक है, ये नहीं चलेगा इसमें 2 आ गया, ये नहीं चलेगा इसमें 2 आ गया, ये नहीं चलेगा इसमें 2 आ गया, ये नहीं चलेगा इसमें 3 आ गया, तो 4 आउट ऑफ 8 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों इसको इम्पोर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रोबेबिलिटी का सम। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन सेक्शन डी से है, एनी 5 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 8। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क है। पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का है, ट्राइंगल्स का। तो यहाँ पे बोला है ई और एफ पॉइंट है ट्राइंगल पी क्यू आर पे। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल पी क्यू आर बना देता हूँ। यहाँ पे आ गया ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। ई और एफ पॉइंट है इस पर, ई यहाँ पे इस पे एक पॉइंट है, एफ इस पे एक पॉइंट। ठीक है, अच्छा चेक करना है वेदर ई एफ इज पैरेलल टू पेयर। अपने को चेक करना है, अगर चेक करना होता तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगता है, बीपीटी नहीं लगता। ठीक है ना, अपने को चेकिंग करना है। तो पहला पार्ट दिया हुआ है, पीई की वैल्यू 3.9 है, पीई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 3.9। ठीक है, EQ की वैल्यू 3 दी है, EQ की वैल्यू ये रही 3, PF 3.6, PF की वैल्यू 3.6, FR की वैल्यू 2.4, ये दिया हुआ। ठीक है ना, अब देखते हैं रेशियो इक्वल आता है कि नहीं। PE अपॉन EQ निकालते हैं, PE यानी 3.9, EQ यानी 3, आ गया 1.3। ठीक है ना, और दूसरा रेशियो निकालते हैं PF अपॉन FR का, PF अपॉन FR। PF की वैल्यू 3.6 अपॉन 2.4, 3.6 को 36 अपॉन 10 लिख सकता हूँ, 2.4 को 24 अपॉन 10 लिख सकते, तो 10 से 10 गया, 4 9 जा, 4 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 अपॉन 2 है, 3 अपॉन 2 तो 1.5 आता है। तो हम देख रहे हैं पीई अपॉन ई क्यू इक्वल नहीं आया पी एफ अपॉन एफ आर के, देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो पहला वाला तो पैरेलल नहीं है। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं उसका। तो नेक्स्ट पार्ट में दिया है पी क्यू की वैल्यू 1.0.18, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.18 दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 1.28 दिया हुआ है, 1.28 दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू 1.28 दिया हुआ है। ठीक है, ये दे दिया है। पी आर की वैल्यू 2.56 दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.56 दिया है। ई की वैल्यू 0.18, इतनी वैल्यू 0.18, पी एफ की वैल्यू 0.36 है। तो देखो छोटा, ऊपर का छोटा पार्ट दिया है, इस लेफ्ट साइड का छोटा पार्ट दिया है। ठीक है ना, देखो दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड का आपके लिए छोटा पार्ट दिया है और लेफ्ट साइड की बड़ी वैल्यू दी है। उसी तरीके से राइट साइड की छोटी वैल्यू दी है, राइट साइड की बड़ी वैल्यू दी है। दोनों तरफ सेम सेम बनेगा ना, तो उसका रेशियो ले लेने का। ठीक है ना, तो मैं किसका रेशियो लूंगा, पीई अपॉन पी क्यू का, पीई अपॉन पी क्यू का रेशियो अगर लूंगा तो पीई आ गया 0.18 और पी क्यू आ गया 1.28। इसका 18 का 100 नीचे चला गया और 1.28 का 100 ऊपर चला गया। ये कट 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 कट, 2 9 जा, 264 जा, तो ये आ गया 9/64। उसी तरीके से पी एफ अपॉन एफ आर करके देखते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ की वैल्यू 0.36, एफ आर की वैल्यू 2.56, 36 अपॉन 100 हो गया, उसका पॉइंट हटाया तो। उसी तरीके से नीचे वाले का डेसिमल के लिए ऊपर 100 डालूंगा, 0 से 0 कट हो गया। ठीक है ना, ये 2 18 जा से चला गया, 2 12 जा, 128 से गया, 2 9 जा से गया, 264 जा से गया, तो इसका रेशियो क्या गया 9/64। तो यहाँ हम देख रहे हैं पीई बाई पी क्यू इक्वल आ गया पी एफ बाई एफ आर के, देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी पी, सॉरी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये यस में आएगा। ये एनसीईआरटी का सम है और ये बेसिक वाले, इसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, बेसिक वाले के लिए मैं यही बोलूंगा चैप्टर नंबर 6 के लिए कि जो जिस एक्सरसाइज में ये वाला सम है ना, वो एक्सरसाइज कर लीजिए और कुछ मत करिए, चलेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 48, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। तो एबीसीडी को मैं ट्रेपीजियम यहाँ पे बना लेता
ABCD आपका ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, ABCD आपका ट्रेपीजियम है, AB इज पैरेलल टू CD, हाँ ठीक है। E और F पॉइंट है, और नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड है उस पर एक पॉइंट है E और एक पॉइंट है F, ठीक है ना, AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। EF इज पैरेलल टू AB, बता दिया, EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है ना। तो मैं पहले गिवन टू प्रूव लिख लेता हूँ। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है ABCD ट्रेपीजियम है, ABCD ट्रेपीजियम, और दूसरा क्या दे रखा है, EF इज पैरेलल टू CD। अगर पैरेलल दिया तो आप कभी भी BPT लगा सकते हो। मुझे प्रूव ये करना है, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। प्रूव में लिखा है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सब में ना मैं एक डायगोनल बनाऊंगा, डायगोनल का नाम दूंगा, ये डायगोनल बनाऊंगा। आप कोई भी डायगोनल बना सकते हो, लेकिन सीधा रखने के लिए मैं AC डायगोनल बना रहा हूँ। मैं BD डायगोनल भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं ये डायगोनल देखूं, ये डायगोनल देखूं, यहाँ पे मान लो मैं पॉइंट ले लेता हूँ M, है ना। मैं कंस्ट्रक्ट कर लिया, कंस्ट्रक्ट क्या किया, जॉइन डायगोनल AC, है ना, विच इंटरसेक्ट EF एट M, EF को M पॉइंट पे टच किया। लेकिन अब मैं आपको ना ट्राइंगल दिखाता हूँ और BPT लगा के दिखाता हूँ। देखो ये रहा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, खाली इतना ही देखना है आपको, ठीक है ना। इन ट्राइंगल मैं यहाँ शायद थोड़ा बाहर बना के दिखा दूँ आपको, ये रहा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा ADC, यहाँ पे आपको पॉइंट E दिखेगा, यहाँ पे पॉइंट आपको M दिखेगा, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, ADC में अपने को क्या मालूम पड़ा, AE, इन ट्राइंगल ADC, EM किसके पैरेलल होगा, DC के पैरेलल होगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, AE by ED, AE by ED is equal to AM by MC, AM by MC, ठीक है ना। हमने BPT लगाया, बाय BPT लिख दिया, बाय BPT, ठीक है ना, इसको नंबर दे दिया 1, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूँ, उल्टा ट्राइंगल लेके दिखाऊंगा अभी आपको। उल्टा ट्राइंगल में अगर आपको लेको देखो, ये देखना ABC, ठीक है ना, यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। उल्टा देखना इस केस में आपको, ये रहा MF, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ABC MF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ AM, देखो ये वाला पार्ट, AM अपॉन MC, AM अपॉन MC इज इक्वल टू BF अपॉन FC, BF अपॉन FC बाय BPT, ठीक है ना। इसको नंबर दे दिया 2। तो अगर मैं दोनों को देखूं, दोनों में आप देखोगे, दोनों में आप देखोगे दोनों किसके बराबर है, AM बाय MC के, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, E by ED is equal to BF by FC, hence रूट। ये बेसिक वाले खास करके इंपॉर्टेंट में डाल दो, स्टैंडर्ड वाले भी इसको इंपॉर्टेंट में डाल दो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि they scored 10 marks more, 10 more marks in his test out of 30, ठीक है ना। उसको 10 मार्क नहीं मिला, उसको 10 मार्क ज्यादा मिला, ठीक है ना। तो एक्चुअल मार्क्स कुछ रहा होगा, यहाँ पे लास्ट में देखो क्या पूछा, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन हिज टेस्ट, ठीक है ना। यहाँ कुछ एक्चुअल मार्क्स लिखा है। हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है they scored 10 more marks in his test out of 30। तो बहुत लोग क्या समझते हैं 30 में से उसको 10 मार्क्स मिला, ये लेकिन ये गलत है। उसको 10 मार्क्स नहीं मिला, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे यहाँ लिखा है 10 मोर मार्क्स, उसको किसी चीज से 10 मार्क्स ज्यादा मिला है, ठीक है ना। उसको कुछ मार्क्स मिला था, उससे 10 ज्यादा मिला, 10 मार्क्स नहीं मिला, किसी चीज से उसको 10 मार्क्स ज्यादा मिला हुआ है, ठीक है। अब तो लेट हिज एक्चुअल मार्क्स भी एक्स, तो लेट हिज एक्चुअल मार्क्स भी
एक्स। टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स तो दे रखा है 30, ऐसा दे रखा है। अब क्या लिखा है? 9 टाइम्स दीस मार्क्स, 9 टाइम्स दीस मार्क्स वुड हैव बीन। 9 टाइम्स का मतलब बता देता हूँ, पहले इतने का मतलब समझ लो। 9 टाइम्स दीस मार्क्स, 9 टाइम्स दीस मार्क्स यानी 9 इंटू 9 टाइम्स का मतलब ये होता है, ठीक है ना। वुड हैव बीन 9 टाइम्स दिस मार्क मतलब उसको 10 मार्क ज्यादा मिला है ना, उसको अभी मार्क्स कितना मिला है, मार्क्स स्कोर कितना किया उसने, मार्क्स उसने स्कोर क्या किया, 10 मार्क्स, उसको ज्यादा मार्क्स मिला, ठीक है ना। तो एक्स से 10 मार्क्स ज्यादा मिला, तो 9 टाइम्स दिस मार्क्स यानी x+10 से 9 टाइम्स ज्यादा। हैज बीन या हैव बीन मतलब इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इज एक्चुअल मार्क्स। स्क्वायर किसका? मार्क्स का स्क्वायर, एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर। एक्चुअल मार्क्स में हमने एक्स, ये बन जाएगा 9x+90 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9x-90 इक्वल टू 0। आप श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मा भी लगा सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। एक्स स्क्वायर -15x प्लस 6x-90 इक्वल टू 0। आगे का दो टर्म, पीछे का दो टर्म, x यहाँ से 6 कॉमन, अंदर बचा x-15 एक डब्बे में, x+6 दूसरे डब्बे में। तो एक बार पहले डब्बे को इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा और एक बार दूसरे 0 को इक्वल टू से कंपेयर करूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -6। तो एक्चुअल मार्क्स का 15 भी है, -6 भी है, लेकिन यहाँ क्या बोला, नो नेगेटिव मार्क्स मार्किंग सिस्टम इज इन द टेस्ट, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए एक्चुअल मार्क्स कितना हो जाएगा, एक्चुअल मार्क्स इज 15, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, मेन पार्ट ये था इसका, ये वाला पार्ट समझना जरूरी था, ठीक है ना। फिर ये लाइन तो क्वेश्चन पढ़कर समझना रहता, ठीक है। फिर बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना था। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी S7 इज 49, यानी S7 की वैल्यू दे दी है 49, ठीक है। एंड डेट ऑफ 17 टर्म, बहुत लोगों को लगता है A17, डेट ऑफ 17 टर्म मतलब सम ऑफ 17 टर्म, यानी S17 की वैल्यू दे दी है 289, ठीक है ना। और पूछा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब एस एन की वैल्यू पूछी हुई है। तो पहले S7 की वैल्यू 49 दी है, वहां से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। S7 का फॉर्मूला है, S7 की वैल्यू S7 का फॉर्मूला है 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 49। 7 7 से उड़ गया, ठीक है ना, ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। अगर ये पूरा इक्वेशन आप देखोगे 2 से डिविजिबल है, तो थोड़ा और छोटा कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में दिया है S17 इक्वल टू 289। S17 का फॉर्मूला लगाऊंगा, 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी। जैसा लेफ्ट साइड किया था वैसा ही इधर भी करेंगे। 17 17 से गया, 2 तो 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। पूरा आप इक्वेशन देखो 2 से डिविजिबल है, उसको आप थोड़ा और छोटा कर सकते हो। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को आप एलिमिनेट कर दोगे। a प्लस 3d की वैल्यू 7 है और a प्लस 8d की वैल्यू आपकी 17 है, आप एलिमिनेट करोगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा -5d, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा d इक्वल टू 10/5। तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। आप किसी भी एक में भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। a प्लस 3d की वैल्यू 7 दी है, उसमें मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ d की वैल्यू। तो a इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, a की वैल्यू हो जाएगी 7 - 1, सॉरी 7 - 6, a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब मुझे a मिल गया, d मिल गया, लेकिन मुझे क्या पूछा है, एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू नहीं डालने बोले, तो अब n को n ही रखेंगे। a की वैल्यू 1, n-1, d की वैल्यू 2 है, तो ये बन जाएगा n/2 2 प्लस 2n-2। 2 से 2 कट हो गया, यहाँ बचा n/2 इंटू 2n। 2 से 2 यहाँ फिर से कट हो गया, यहाँ बचा n इंटू n, हो गया n²। तो एस एन की वैल्यू आ गई n²। उम्मीद करता हूँ ये वाला सम आपको समझ में आया होगा। तो एस एन का आंसर n² है। ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दो। चैप्टर नंबर 5 एपी का सम, ठीक है ना, एपी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन नंबर 51 में हमको टेबल दिया है और बोला है फाइंड द मीन। मीन यानी एवरेज, ये लिख लो आप चाहिए तो, मीन को ही एवरेज बोलते हैं और उसी को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। आपको एग्जाम में कोई भी वर्ड बोल सकता है, आपको समझ लेने का, तो तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपकी एफ आई दी हुई है, आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई किसका मिड वैल्यू होता है, इन सबके मिड वैल्यू को एक्स आई बोलते हैं। लेकिन आप देखोगे सब में गैप अलग अलग है, किसी में 4 का गैप है, किसी में 6 का, किसी में 8 का, किसी में 10 का, ठीक है ना। तो मिड वैल्यू निकालते टाइम आप ध्यान देना है कि कौन सा, किस तरीके से आप कर रहे हो। ऐसे आंख बंद करके मिड वैल्यू नहीं डाल देना। 0 और 6 के बीच में क्या आएगा, तो 0 + 6 क्या होता है, 6, 6/2 3। 6 और 10, 6 और 10 होता है 16, 16 का आधा 8। 10 और 14 होता है 24, 24 का आधा 12। इस तरीके से मिड वैल्यू निकलता है। 14 और 20 का टोटल होता है 34, 34 का आधा 17। 20 और 28 का टोटल होता है 48, 48 का आधा 24। 28 और 38 का टोटल होता है 66, 66 का आधा 33, ठीक है ना। 38 और 40 का टोटल होता है 78, 78 का टोटल आधा हो गया 39। ये आपका एक्स आई आ गया। नया टेबल बनाना है एफ आई एक्स आई का। एफ आई एक्स आई के मल्टीप्लाई करते टाइम आप एकदम आराम से ध्यान देंगे, यहाँ पे एफ आई वाले टेबल को और एक्स आई वाले टेबल को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये दोनों दोनों को मल्टीप्लाई करते चलना है आपको, ठीक है। तो 11 × 3 33, 10 × 8 80, 12 7 84, 17 4 68, 24 4 96, 33 3 99, 39 1 39। अब आपको मीन का फॉर्मूला पता होगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई मतलब आपको उसका टोटल यहाँ मिलेगा। इन सबका अगर मैं टोटल करूँ 33 + 80 + 84 + 68 + 96 + 99 +39, इन सब का टोटल करूं तो आपका आंसर आ जाएगा 499, ठीक है ना। इसका आंसर आ गया 499। अब समेशन एफ आई है, उसका उसका आंसर आपको इस डब्बे में मिलेगा, ठीक है ना। 11 + 10 + 7 + 4 + 4 + 3 + 1, ये हो जाएगा 40। यहाँ आ गया 40। आपको 499 को 40 से डिवाइड करने आ जाएगा 12.475 डेज। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में मीडियन ढूंढने बोला है। तो सबसे पहले हम सीएफ बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहला 2 ऐसे ही लिखते हैं, फिर 2 + 3 करके यहाँ 5 आ जाता है, फिर 5 + 8 करके यहाँ 13 आ जाएगा, 13 + 6 करके यहाँ 19 आ जाएगा, 19 + 6 करके यहाँ 25 आ जाएगा। आपको ये एरो नहीं माने, खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। 25 + 3 करके आपका यहाँ पे 28 आ जाएगा, 28 + 2 करके यहाँ पे आपको 30 आ जाएगा, यानी इसका टोटल 30 है, यानी आपकी n की वैल्यू 30 है। और n/2 कितना हो जाएगा, 30/2। इसको आप 15 बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सीएफ में ढूंढते हैं, और सीएफ में 15 से नेक्स्ट बड़ा नंबर लिखते हैं। तो सीएफ में 15 से नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 19 है, ठीक है ना। यानी आपका जो डब्बा आने वाला है वो ये डब्बा आने वाला है, ठीक है ना। आपका आंसर 55 से 60 में निकलने वाला है। फ्रीक्वेंसी आपका 6 हो जाएगा, लेकिन सीएफ आपका 19 नहीं, उसके ऊपर वाला हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सारा डेटा निकाल लेते हैं। एल आपका 55 हो गया, ठीक है। एफ आपका 6 हो गया, सी एफ आपका 13 हो गया, और एच की वैल्यू आपकी 5 हो गई। मीडियन का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल आपका है 55, n/2 आपका 15 है, सी एफ आपका 13 है, अपॉन एफ में 6 है, और इंटू एच यानी 5 है, ठीक है ना। 55 2/6 इंटू 5, ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10/6, 10/6 होता है 1.66। ये हो जाएगा 55 + 1.66, ये आ जाएगा 56.66 kg। ये आपका मीडियन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में इसको डाल दीजिए, स्टैटिस्टिक्स का सम, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का ए पार्ट है। 53 का ए, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 ट्राउजर। तो मान लो एक डब्बे के अंदर, डब्बा बना देता हूँ,
डब्बे के अंदर 100 ट्राउजर है, ट्राउजर यानी पैंट है, ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 100 पैंट हो गए, ठीक है। विच 73 आर गुड, अच्छे पैंट कितने हैं उसमें, 73, ठीक है ना। 12 है माइनर डिफेक्ट, यानी थोड़ा सा वो गंदा है, थोड़ा सा डिफेक्ट उसमें कुछ फटा होगा, छोटा सा माइनर डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है उसके अंदर, माइनर डिफेक्ट है इसके अंदर। वो माइनर डिफेक्ट कितना है, 12, एंड 15 है मेजर डिफेक्ट। मेजर डिफेक्ट कितना है, 15। आप टोटल मारोगे, देखो 100 के 100 पॉइंट आ गए ना, 73 प्लस 12 85 हो गया, 85 और 15 100 हो गया, ठीक है ना। नित्याराज ट्रेडर, नित्याराज एक ट्रेडर है, ट्रेडर है, वो क्या है, वो बोलता है मैं एक्सेप्ट तभी करूंगा ट्राउजर अगर वो गुड होगा, ठीक है ना। तो नित्याराज कैसा पैंट, यहाँ लिख देता हूँ, नित्याराज को कैसा पैंट चाहिए, गुड होगा तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो गोपाल है, गोपाल बोलता है मुझे ओनली, बोलता है मैं तब ये एक्सेप्ट करेगा, गुड होगा तो एक्सेप्ट करेगा। गोपाल क्या बोलता है, बोलता है मैं रिजेक्ट करूंगा अगर ट्राउजर के पास मेजर डिफेक्ट होगा, मेजर डिफेक्ट होगा तो वो रिजेक्ट करेगा। इन शॉर्ट अगर आप ध्यान से समझो, गोपाल में ट्विस्ट है, मेजर डिफेक्ट पे वो रिजेक्ट करेगा, तो एक्सेप्ट कब करेगा, जब माइनर डिफेक्ट हो या गुड हो तो वो एक्सेप्ट करेगा, है ना, ये समझो आप, ठीक है ना। ये वो लोग जानबूझ के यहाँ पे रिजेक्ट लिखे हैं, एक्सेप्ट वाला अपने को समझने का, ठीक है ना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, वन ट्राउजर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्सेप्टेबल बाय नित्यराज। तो एक पैंट निकाल रहे हैं उस डब्बे में से, लिखा है नित्यराज एक्सेप्ट करेगा। तो नित्यराज कब कब एक्सेप्ट कर रहा है, देखो गुड होगा तो ही एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ तो लिखा ही है नित्यराज गुड होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो नित्यराज गुड कब कब एक्सेप्ट करेगा, 73, ठीक है ना, 73 आउट ऑफ 100। आप इसको 0.73 लिख दो या 73 अपॉन 100 करके छोड़ दो। फिर इसमें दूसरा पार्ट क्या पूछ लिया है, दूसरा पार्ट गोपाल के बारे में पूछा, इट इज एक्सेप्टेबल टू गोपाल, गोपाल को वो एक्सेप्टेबल हो। तो गोपाल कब कब एक्सेप्ट कर रहा है, जब देखो रिजेक्ट कब कर रहा है, वो मेजर डिफेक्ट होगा तो रिजेक्ट कर रहा है, यानी उसको ये नहीं चलेगा, उसको ये दो चलेगा। यानी वो एक्सेप्ट कब करेगा, जब वो गुड हो और माइनर हो, यानी 73 प्लस 12 अपॉन 100, ये हो जाएगा 80, सॉरी 85 अपॉन 100। आप यहीं पे छोड़ दिया तो 0.85 लिख दो, आपका चॉइस है। फिर हम इसके बी पार्ट पर चलते हैं। इसका बी पार्ट दिया हुआ है, टू प्लेयर वृंदा एंड विदा, ठीक है, प्ले अ टेनिस मैच, इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द वृंदा इज 0.62। तो वृंदा विन द मैच की प्रोबेबिलिटी दे दी है 0.62, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वृंदा ऑफ विदा विनिंग द मैच, देखो वृंदा अगर जीतेगी, वृंदा अगर विन करेगी तो विदा क्या करेगी, विदा उस वक्त हार जाएगी, है ना, विदा लॉस करेगी, ये केस बनता है। और बोलता है यहाँ पर सवाल पूछा है वीदा जीतनी चाहिए, तो अगर वीदा जीतेगी तो उस केस में क्या होगा, वृंदा, वृंदा विल लूज द मैच, ठीक है ना। तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ वृंदा लूजिंग द मैच पूछा है। हम जानते हैं किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। तो वृंदा के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस वृंदा के, वृंदा के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी का टोटल भी 1 होगा। वृंदा नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी यानी लूज करेगी, यानी उस वक्त वीडा विन करेगी, ठीक है ना। तो वृंदा विन की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 0.62। प्रोबेबिलिटी ऑफ वृंदा विन, नहीं ऊपर डैश यानी नहीं होना चाहिए, वृंदा जीतनी नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वृंदा नहीं जीते मैच, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 0.62, ये हो जाएगा 0.38। यानी यहाँ क्या बोल दिया, वृंदा अगर मैं यहाँ लिख के दिखाऊं तो वृंदा हारनी चाहिए, ठीक है ना, वृंदा हारनी चाहिए। वृंदा हारेगी यानी वीडा जीतेगी, तो प्रोबेबिलिटी इसको ऐसा लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वीडा विन या वृंदा लॉस दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो आंसर 0.38 है। बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले ये पार्ट अच्छे से इंपॉर्टेंट में डाल दो, ठीक है। और बेसिक वाले तो पूरा सम, ये वाला सम इंपॉर्टेंट में डाल दो।
हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया अ चाइल्ड गेम हैज 8 ट्रायंगल। एक बच्चों का गेम है, उसमें 8 ट्रायंगल है। ठीक है, 8 ट्रायंगल है। विच 3 आर ब्लू। ब्लू कितना है? 3 ब्लू ट्रायंगल है ना। टोटल 8 ट्रायंगल है। ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, ऐसे 8 ट्रायंगल। ठीक है ना। इसमें कुछ ब्लू कलर के ट्रायंगल, मैं यहाँ कलर लगा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये ब्लू कलर का ट्रायंगल, 3 कलर का ट्रायंगल, ब्लू कलर का ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, अब फिर और क्या बोला है? एंड द रेस्ट आर रेड। बाकी सब कौन से कलर के हैं? रेड कलर के। ये भी रेड कलर का, 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 ये भी रेड कलर का। यानी कितने रेड हो गए? तो रेड कितने हो जाएंगे? टोटल माइनस ब्लू। तो टोटल आपका 8 है। टोटल आपका 8 दिया हुआ है ना। टोटल आपका 8 है, तो 8 - 3 5। यानी रेड कितने हो गए? 5 रेड हो गए। ठीक है ना। एंड 10 स्क्वायर्स ऑफ विच 6 आर ब्लू। बोलते हैं 10 स्क्वायर है। ठीक है ना। अभी हम स्क्वायर भी बना देते हैं इधर। 10 स्क्वायर, 1 2 3 4 5, ये खाली समझाने के लिए बना रहा हूँ। 6 7 8 9 10। 10 स्क्वायर में से, उसमें से 6 ब्लू है। इस 10 स्क्वायर में से 6 ब्लू कलर के हैं। ये भी ब्लू कलर का, ये 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 ब्लू कलर है ना। 6 ब्लू कलर के ट्राइंगल, सॉरी स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर आप समझोगे तो यहाँ पे ट्राइंगल, टोटल 8 ट्राइंगल की बात की गई है। ठीक है ना। और दूसरा पार्ट क्या दिया है? दूसरा पार्ट दिया हुआ है, यहाँ बना देता हूँ। दूसरा पार्ट दिया हुआ है, स्क्वायर का टोटल कितना है? टोटल स्क्वायर आपके 10 है। ठीक है ना। उसमें से ब्लू स्क्वायर कितना है? ब्लू स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, यहाँ ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ट्राइंगल बना देता, तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ ट्राइंगल की बात चल रही है। और नीचे वाला किसकी बात चल रही है? नीचे वाला पार्ट स्क्वायर की बात चल रही है। ठीक है ना। नीचे स्क्वायर की बात चल रही है। इसमें से ब्लू स्क्वायर कितने हैं? ब्लू स्क्वायर यहाँ पे दे दिया है 6। तो बाकी क्या बोला है? एंड द रेस्ट आर रेड। बाकी रेस्ट जो बचा वो रेड कलर का। तो ये भी रेड कलर का, ये भी रेड कलर का, ये भी रेड कलर का, ये भी रेड कलर का। ठीक है ना। तो रेड कितना हो गया? रेड हो जाएगा टोटल माइनस ब्लू, है ना। वैसे आपको पता चल गया 4 ही है, करने का तरीका है खाली। ठीक है ना। तो ऊपर ट्राइंगल की बात चल रही है और नीचे स्क्वायर की बात चल रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ट्राइंगल। ठीक है ना। अब अगर आप टोटल देखोगे, पूरा गेम, बच्चे का टोटल गेम में तो ये सारे चीज है ना। बच्चे के गेम में तो ये टोटल चीज है ना। तो टोटल कितने हो गए इसमें? टोटल हो जाएंगे 8 + 6, सॉरी 10, यानी 18 उसके पास शेप है। ठीक है ना। कुछ ट्राइंगल है उसमें से, कुछ स्क्वायर है उसमें से। अब यहाँ क्या पूछा? ट्राइंगल आना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला आना चाहिए उसके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना। ट्राइंगल, ट्राइंगल कितना है देखो तो। ट्राइंगल टोटल कितना है? टोटल है 8 ट्राइंगल। ठीक है ना। और पूरा पूरे गेम में कितना शेप है? 18। तो 2 4 2 9। ठीक है ना। अपने को पूरे बच्चे का गेम देखना ना। पूरे बच्चे के पास तो टोटल ये सब कुछ है ना। ये भी है, ये भी है, सब कुछ है बच्चे के पास। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या पूछा है? दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि स्क्वायर आना चाहिए। दूसरा उसको खाली स्क्वायर चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर शेप बना दे। स्क्वायर कितना है? टोटल स्क्वायर देखो कितना है, 1 2, यहाँ तो 10 स्क्वायर है। टोटल कितने डायग्राम है उसके पास? टोटल शेप कितना? 18। तो 2 5 2 9। ठीक है ना। तीसरा पार्ट क्या पूछा उसने? तीसरा पार्ट पूछा है, यहाँ कर देता हूँ तीसरा पार्ट, स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर का स्क्वायर, ब्लू कलर का स्क्वायर देखो ना कितना है। यहाँ देखो, या यहाँ डायग्राम में देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखा भी है ब्लू कलर का स्क्वायर 6 है। तो 6 आउट ऑफ 18, जिसको आ जाएगा 1/3। उसी तरीके से नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग, लास्ट पार्ट। ट्राइंगल ऑफ रेड कलर। ट्राइंगल चाहिए उसको, लेकिन रेड कलर का। अब अपन डायग्राम आपके पास है, ट्राइंगल रेड कलर का कितना है? 5 ही है। यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, ठीक है ना। 5 आउट ऑफ 18। ठीक है ना। ये बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों, उसको इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए लोग ट्राइंगल स्क्वायर में कलर डाल के रखा है लोगों ने।
ठीक है ना। बस आपको याद रखना है टोटल ये लेना, ठीक है ना, 18। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम गाला पेपर नंबर 4 खत्म करते हैं।